So hi, this is Amit. The topic is CLR, which is a common language runtime. इसको हम शॉर्ट में CLR भी बोल देते हैं। तो CLR को अगर आपने समझ लिया ना, तो मान लो कि आपने डॉट नेट फ्रेमवर्क की कंप्लीट वर्किंग समझ लिया। और वैसे हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहो तो पहले वो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसको। तो CLR क्या है ना, इसको हम बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। और जब आप वीडियो के एंड में पहुंचोगे, आप बिल्कुल क्लियर शॉट हो जाएगा कि CLR होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि अगर इंसान को ज़िंदा रखना है या फिर इंसान जिसमें ज़िंदा रह सकता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो आप कहोगे सर साफ़ पानी होना चाहिए, साफ़ हवा होनी चाहिए, फर्टाइल अर्थ होनी चाहिए। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए जो क्या करता है, ह्यूमंस लिविंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। ये चीज़ें जब एक साथ आएगी तो वो एक इन्वायरमेंट बनाती है, जिससे क्या होता है, ह्यूमंस को लाइफ मिलती है। तो ह्यूमंस को रन करने के लिए ये सब कंपोनेंट्स को एक साथ आना ज़रूरी होता है। ये सभी कंपोनेंट एक साथ मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट कोई चीज़ नहीं होती है, वो जब कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं तब इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो वैसे ही इसका एग्जांपल हम कहाँ पे कंपेयर करते हैं, हमारे CLR में। तो CLR क्या होता है, जैसे एक रनिंग टाइम इन्वायरमेंट होता है। तो ध्यान रखिए, CLR ना कोई कोई पार्ट नहीं है या कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जिसको आप बोल दोगे सर ये CLR। नो, CLR एक इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट कैसे बनता है, जब बहुत से कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं तो वो सब मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो वैसे ही CLR भी एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। जैसे वो इंसानों को जिंदा रखने के लिए इन्वायरमेंट था, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क में किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है तो इस इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क में प्रोग्राम रन तभी करेगा अगर आपके पास ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत से कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट 1 2 n कंपोनेंट्स है, ये सब एक साथ मिलते हैं और क्या करते हैं, वो एक प्रोग्राम को रन करते हैं और इसी को हम बोलते हैं रनिंग इन्वायरमेंट। और ये कंप्लीट ही क्या होता है, हमारा CLR होता है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, CLR कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई सिंगल पार्ट नहीं है जिसको आप पॉइंट कर सको कि सर ये CLR है। तो CLR क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में अगर आपको कोई प्रोग्राम को रन करवाना है तो बहुत से कंपोनेंट एक साथ आते हैं, उन सब से मिलकर ही हमारा प्रोग्राम को रन किया जाता है। उसी रनिंग इन्वायरमेंट को हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं, या सिंपली आप CLR बोलते हो। इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। मान लो कि हम ना एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम का मैं इन्वायरमेंट ले रहा हूँ। मान लो कि आप ना C++ में काम कर रहे हो। आप क्या करते हो, सिंपल आप सोर्स कोड लिखते हो और अल्टीमेटली उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो आपकी हेल्प कौन करता है, कंपाइलर। तो कंपाइलर का सिंपल सा काम होता है, सोर्स कोड को एज ए इनपुट और उसको मशीन कोड में उसको आउटपुट कर देता है, उसमें कन्वर्ट। देखो यही इन्वायरमेंट है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सिर्फ एक कंपाइलर ही है जो हमारे प्रोग्राम को रन कर पा रहा है। बट ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ सिंपल प्रोग्राम रनिंग एनवायरनमेंट की, मतलब जब हम C++ में काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हो डॉट नेट फ्रेमवर्क में, तब वो इन्वायरमेंट वहाँ पे इतना सिंपल नहीं रहेगा। इतना सिंपल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि डॉट नेट ना हमें कुछ स्पेसिफिकेशन देता है, जैसे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, इजी डेवलपमेंट, उप सपोर्ट, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस जो है वो है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। अब सर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट क्या होता है, इसको हम ना लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट ने ना, जब डॉट नेट फ्रेमवर्क को डेवलप किया था ना, उसने 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी डेवलप किया था। नई थी ये 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कौन कौन सी थी, ये सब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। और डॉट नेट की जो मैंने कहा सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस क्या है, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है। मान लो कि आपको ना किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है और आपको 3 प्रोग्रामर चाहिए। तो अब आपके पास ना ये कंडीशन नहीं है कि जैसे यार मुझे ना प्रोग्रामर चाहिए 3, तो उन सभी को C# आने चाहिए क्योंकि मैं C# पर काम कर रहा हूँ। नहीं, डॉट नेट आपको ये कंडीशन से रिमूव करता है, फ्री कर देता है कि आपकी मर्जी है, आप इन 11 में से कोई भी 3 प्रोग्रामर उठा लो, जिसको C# आ रही है, जिसको VB.NET आ रहा है, जिसको C++ आ रही है। तो ये आप 3 प्रोग्राम ले लेते, 3 प्रोग्रामर ले लेते हो। इन सभी को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, उसके बावजूद भी वो सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। अब आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे ना सिर्फ C# डेवलपर ही चाहिए। नहीं, इन 11 लैंग्वेजेस में से किसी को भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसके बावजूद भी आप उन तीनों को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करवा सकते हो। तो ये है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी या फिर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। इसकी वजह से ही सिर्फ कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ कंपाइलर ही है जो हमारा प्रोग्राम को रन कर देगा। नहीं, इस मल्टी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन की वजह से हमारा जो रनिंग एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप C++ में काम कर रहे हो
तो सिर्फ कंपाइलर ही नीड होता है उसको रन करवाने के लिए। बट यहाँ पर मैंने कहा अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए थोड़ा इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बहुत से कंपोनेंट साथ में आएंगे तब जाके हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है सर, ऐसा क्यों है कि इसको हम सिर्फ कंपाइलर से क्यों नहीं कर सकते? देखो मैंने कहा अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो तो हम सोचते हैं कि उनका जो सिंटैक्स है वो भी डिफरेंट रहेगा। ऑफ कोर्स है, सी शार्प में कुछ और तरह से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वीबी डॉट नेट में कुछ और तरह से लिख रहे हैं, तो उनका सिंटैक्स में प्रॉब्लम है। और उनके डेटा स्टोरेज में भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि सी शार्प इंटीजर 2 बाइट का ले रहा हो, कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी इंटीजर को 4 बाइट में ले रही हो। तो वो क्या है, एक कंपैटिबिलिटी इशू आ गया वहाँ पर। अगर उस पर हम ऑपरेट करेंगे दोनों में तो कंपैटिबिलिटी इशू है, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो उसको हम देखो अभी ना एक बार हम फिर से कंपेयर कर लेते हैं कि ये है हमारा सिंपल रनिंग इन्वायरमेंट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सी प्लस प्लस का, और ये है हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सोर्स कोड होगा फिर कंपाइलर उसको मशीन कोड में, बट यहाँ पर सिंपल नहीं है। और इसको जब आप लास्ट में देखोगे ना, वीडियो के लास्ट में देखोगे, तो बिल्कुल ही आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखो CLR हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जब मैं सब कुछ ओपन कर लूँगा आपका कंसेप्ट, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये आप ये समझिए, अपने आप समझ जाओगे आप लोग। ओके, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने कहा था कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम करते हो। जैसे कि कोई प्रोग्रामर है सी शार्प पर काम कर रहा है, कोई भी डॉट नेट पर काम कर रहा है, कोई भी और अदर लैंग्वेज हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा, उनका अपना एक इंडिविजुअल लैंग्वेज कंपाइलर होगा जो सिर्फ सी शार्प के कोर्स सोर्स कोड को ही एग्जामिन करेगा या उसको समझ सकता है। तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज रहेगी उसका अपना एक अलग से कंपाइलर होगा। कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। बट हमेशा ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंपाइलर सिर्फ मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो कंपाइलर है ना, ये मशीन कोड में कन्वर्ट ना करके एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम CIL या फिर MSIL भी बोल देते हैं। इसका कंसेप्ट समझेंगे कि ये क्यों ऐसा करता है, इसको डायरेक्टली हम क्यों मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि वो पहले CIL कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये जो सिंपल सा आर्किटेक्चर है इसका, इसको बाद में हम देखेंगे। अब CLR के कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। मैंने बताया था कि CLR अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि जब बहुत से कंपोनेंट एक साथ काम करेंगे तब वो जाके एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, जिसकी बात हमने जस्ट की, इसको CIL या फिर MSIL भी बोल देते हैं। सेकेंड है कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जस्ट इन टाइम कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक CLR इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं या समझते हैं कॉमन लैंग्वेज इंटरमीडिएट, या फिर हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और उसके साथ में हम देखेंगे जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होते हैं। तो इन दो कंपोनेंट्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो फिर से मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, वही है कि आपके पास 4 प्रोग्रामर्स हैं, सी शार्प, C++, जावा, पाइथन, और आपको क्या करना है, आपको एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो अल्टीमेटली आपको पहुंचना कहाँ है, अल्टीमेटली प्रोग्राम तभी रन करेगा जब आप मशीन कोड पे पहुंच जाओगे। ओके, और देखो अगर मैं इनको डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर दूं किसमें, मशीन कोड में, सी शार्प में आपने लिखा और कंपाइलर से आपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, जावा में लिखा डायरेक्टली आपने कोड कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैंने बताया था कि ये लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, अलग अलग कंपैटिबिलिटी इशू आते हैं। अगर आप इनको मिक्स कर दोगे मशीन कोड में तो इनमें एरर तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि सिंटैक्स अलग है, डेटा स्टोरेज अलग है। तो अभी आपने उनको सोल्व नहीं किया है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो पहले हम कहेंगे देखो भाई, डायरेक्टली मशीन कोड में जाने से पहले आप ना एक जगह इकट्ठे हो जाओ जिसका फॉर्मेट सेम रहेगा। तो सेम क्या होगा, हर एक का अलग कंपाइलर है, इंडिविजुअल कंपाइलर है, ये सब पहले मशीन कोड में ना चेंज करके एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे अपने सोर्स कोड को। उसको हमने बोल दिया IL या फिर MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। और यहाँ पर सारे इश्यूज को हम सोल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि कोई इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, कोई इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, तो ऐसे कंपेटिबिलिटी इशू हम इस जो हमारा ये कोड है ना IL कोड, इस पे हम सोल्व करेंगे। और जब सब कंपेटिबिलिटी इशू सोल्व हो जाएंगे, फिर एक कंपाइलर आता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम इंडियंस हैं, तो मान लो कि शादी हो रही है और हमें कहाँ पहुँचना है, हमें डेस्टिनेशन पे पहुँच, जहाँ पे हमने कहते हैं कि बारात जानी है भाई, वहाँ पे हमें पहुँचना है। तो हम क्या करते हैं, हम ना सभी को बोलते हैं देखो भाई, हमें ना डायरेक्टली उनके घर पे नहीं जाना है,
हम क्या करेंगे, उनके गांव से पहले असेंबल हो जाएंगे। असेंबल कहाँ पे हो जाएंगे, कहीं पर भी बाहर उसके घर से पहले असेंबल हो जाएंगे। ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको पहुँचना है, जहाँ पे वेडिंग होनी है। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप इस जगह पे इकट्ठे हो रहे हो। क्यों, हर ड्राइवर अलग अलग रूट ले रहा है, तो कोई गाड़ी कब पहुँचे, जैसे मान लो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाओगे तो बोलेंगे अरे दूल्हे की गाड़ी नहीं आई, अरे वो नहीं आई, अरे वो नहीं आई। इससे अच्छा है कि आप पहले एक जगह इकट्ठे हो जाओ, सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप पहले सोल्व कर लो। अगर वहाँ पे जाके सोल्व करोगे तो फजीहत हो जाएगी आपकी। तो पहले ही सारे इश्यूज को सोल्व कर लो, जैसे कि भाई दूल्हे की गाड़ी नहीं पहुँची, फूफा जी मान नहीं रहे हैं, ऐसी वैसी जो भी प्रॉब्लम है वो सब पहले आप उससे मिलने से पहले ही सोल्व कर लो। और जब आपको लगे कि यस अब सारी कंपैटिबिलिटी इश्यू सोल्व हो चुके हैं, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट समझ लिए, आईएल और जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि आईएल कोड कैसे जनरेट किया जाता है, कौन जनरेट करता है। देखो, लैंग्वेज, इंडिविजुअल लैंग्वेज कंपाइलर ही क्या करता है, आईएल कोड को जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है, कंपैटिबिलिटी इशू को सोल्व करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली मशीन कोड में जाओगे तो कंपैटिबिलिटी इशू आपने अभी तक सोल्व नहीं किए हैं तो एरर आएगा। इसलिए इसको पहले एक फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कि सभी कंपाइलर इस जगह पर मिल जाएंगे और यहाँ पर आप जितने भी कंपैटिबिलिटी इशू है उसको सोल्व करोगे। और जब ये आई एल कोड बन जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, आपको सिर्फ मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। इसलिए इसको जस्ट इन टाइम बोलते हैं। अब जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना होता है। जितने भी एरर हैंडलिंग चीज़ें थी वो सब ये कंपाइलर कर चुके हैं। अब इसको सिर्फ एक ही काम है इसका, कि इस आई एल को हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो। तो दो कंपोनेंट हो गए हमारे यहाँ से, आई एल और जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन टाइप सिस्टम, जिसको हम CTS भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये डेटा टाइप सिस्टम को रिजोल्व करता है। मैंने कहा था ना कि जैसे कि जो सी शार्प है ये भी इंटीजर में काम कर रहा है, VB.NET भी इंटीजर में काम कर रहा है। हो सकता है कि ये 2 बाइट ले रहा है, हो सकता है कि ये 4 बाइट ले रहा है। तो ये जो CTS है इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहेगा, देखो भाई, वो कहेगा देखो भाई सभी को 4 बाइट में काम करना है, ताकि इसको भी नुकसान ना हो, इसको भी नुकसान ना हो। तो उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इंटीजर 2 बाइट का रहेगा या 4 बाइट का रहेगा, फ्लोट कितने बाइट का रहेगा, ताकि कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आने चाहिए। तो CTS का काम होता है जितने भी डेटा टाइप है उनका एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम झगड़ा ना हो। तो ये था CTS, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ये जो कंपोनेंट है ये क्या करता है, ये जैसे हमने कहा कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस पे अगर काम कर रहे हैं ना, तो उनके कोड्स को भी हम एक साथ काम में लेके आ सकते हैं। मतलब एक लैंग्वेज का कोड हम दूसरी लैंग्वेज के कोड में बिल्ड कर सकते हैं। इसमें भाईचारा होना चाहिए। मतलब देखो भाई, तू मेरा कोड यूज़ कर ले, मैं तेरा कोड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे देखो, सी शार्प में मैंने क्लास बनाई जो क्या रिटर्न कर रही है, सिंपल एडिशन रिटर्न कर रही है। देखो, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, हम VB.NET में रिटर्न कर रहे हैं। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का है, जो सी शार्प क्लास का है। बल्कि और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं VB.NET में। तो देखो भाईचारा हो रहा है आपस में, इसके कोड को ये यूज़ कर पा रहा है। तो ये है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओके, तो CLR के जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जस्ट इन टाइम कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर बहुत सिंपल सा चीज़ होता है। वो क्या करता है, जैसे कि अगर कुछ वैल्यूज़ हैं जो मेमोरी में पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं है, मेमोरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनको डिलीट करता है। और इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है गार्बेज कलेक्टर पे, आप चाहो तो वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, तो ये था सब CLR। अब यहाँ पर देख लो भाई, अब आपको आर्किटेक्चर बिल्कुल सही समझ में आएगा। आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हो। ओके, हर एक लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा। ये जो सी शार्प कंपाइलर है सिर्फ इसी के सोर्स कोड को समझेगा, ये सिर्फ इसी के सोर्स कोड को समझेगा, और ये भी इसी के कोड को समझेगा। और लास्ट में क्या करेंगे, वो सभी ही CIL कोड में चेंज करेंगे। इन सभी का फॉर्मेट एक ही रहेगा, CIL। जब CIL कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे तब CLR के कंपोनेंट्स आएंगे, उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज को सोल्व करेंगे। और जब सोल्व हो जाएगा तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर आएगा, वो उसको नेटिव कोड या इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं, उसमें वो क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आई होप आपको CLR समझ में आया होगा। नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आपसे मैं एक फीडबैक चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि हम सी शार्प पर भी एक सीरीज शुरू करें उसको लेकर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। नंबर ऑफ कमेंट्स से मुझे पता लगेगा कि आप सच में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ओके, और जो भी हमारे पास वीडियोस है, जैसे .NET फ्रेमवर्क पे हमने वीडियो बनाया है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर पे और गार्बेज कलेक्टर पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।